आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास वाला पोर्शन, जो कि आपके इस पुस्तक के पहले भाग में ही स्थित है। ठीक है, तो इतिहास के यहाँ पर कुल आपके 8 पाठ हैं कक्षा 7 में, और उसमें देखेंगे कि सबसे पहला पाठ है छोटे छोटे राज्यों का विकास, और उससे पहले है पुनरावृत्ति। तो एक बार पुनरावृत्ति पर दृष्टि डाल लेते हैं। ये देखिए, भोरम देव मंदिर जो कबीर धाम यानी कवर्धा में स्थित है, उसका यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। ठीक है, तो भोरम देव मंदिर कहाँ स्थित है? कबीर धाम यानी कवर्धा में, और कवर्धा कौन से राज्य में आता है? छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं पुनरावृत्ति जो हम लोग कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा आदि मानवों एवं लकड़ी के औजारों से शिकार करते थे। आदि मानव किससे शिकार करते थे? पत्थरों एवं लकड़ी के औजारों से शिकार करते थे। वे कंदमूल, फल और मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि उस समय जो है उनको भोजन को पकाने की जो पद्धति थी उसका ज्ञान नहीं था। कुछ समय बाद उन्होंने खेती करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें यह ज्ञात हो गया कि कौन से जो पौधे हैं वो उनके लिए भोज्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या शुरू कर दिया? खेती करना शुरू कर दिया, और स्थायी रूप से एक जगह पर बसने लगे। उसके बाद सिंधु घाटी में शहर बसे, जहाँ की सड़कें चौड़ी और सीधी थी। ठीक है, तो यहाँ पर जब आदि मानव ने खेती करना शुरू किया, पहिए की खोज की, आँख की खोज की, और धीरे धीरे मानव समाज सभ्य होने लगा। इसी के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ होगा। सिंधु घाटी के शहरों में अच्छी कारीगर भी रहते थे, जो तांबा एवं कांसा जैसे धातु के औजार, बर्तन और मूर्तियां बनाते थे। तो यहाँ देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समय किन किन धातुओं के बारे में लोग जानते थे। ठीक है, तो तांबा और कांसा दो प्रमुख धातुएं थी। कांसा क्या है? एक मिश्र धातु है ना, और तांबा जो है एक धातु है। ठीक, तो तांबा और कांसा जैसी धातुओं के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग जानते थे, और उसके औजार, बर्तन और मूर्तियां बनाते थे। इसका ज्ञान हमें कैसे हुआ है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो हड़प्पा आदि की खुदाई हुई है, वहां पर जो है ये तांबे कांसे के बर्तनों के मृद भांड आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और मूर्तियों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी के शहरों के नष्ट हो जाने के बाद सिंधु, सतलज, झेलम, व्यास और सरस्वती आदि नदियों के किनारे आर्य संस्कृति विकसित हुई। इस क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहते थे। सप्त सिंधु प्रदेश क्यों कहते थे? क्योंकि यह जो क्षेत्र था वो 7 नदियों के आसपास स्थित था। वे संस्कृत भाषा बोलते थे, और आर्यों का मुख्य काम पशुपालन था। तो आर्यों की जो मूल भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी, और वे पशुपालन का काम करते थे। ये समय समय पर अपनी देवी देवताओं के लिए यज्ञ भी करते थे। उन्होंने ऋग्वेद नामक यंत्र की रचना की थी। तो ये जो ऋग्वेद नामक यंत्र है ना, 4 वेद हैं। उन वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो जो ऋग्वेद है उसकी रचना किसने की थी? आर्यों के समय में ही हुई थी। ठीक है, बाद में गंगा यमुना नदी के किनारे आर्य संस्कृति का विस्तार हुआ। ठीक, अब वे मुख्य रूप से खेती करने लगे और गांव में रहने लगे। इस प्रकार जनपद बने। जनपद मतलब वह स्थान जहां पर जो है बहुत मात्रा में जनता उपस्थित हो, निवास करती हो, और उनका जो है एक मुखिया हो, जिसको क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। अब जन के मुखिया राजा कहलाने लगे, तथा उनके रिश्तेदार और सहयोगी राजन्य कहलाते थे। वे खेती करने वाले गृहपतियों से भेंट लेने। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले 16 जनपद बने थे। इनमें कौशल, वत्स और मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। महाजनपदों में कुछ राजतंत्र और कुछ गणतंत्र शासन वाले बने थे। ठीक है, तो गणतंत्र शासन वाले कौन थे? यहाँ पर राजा का चुनाव कौन करता था? जनता के द्वारा किया जाता था। गणतंत्र किसे कहते हैं? गणतंत्र किसे कहते हैं? जहाँ पर जनप्रतिनिधि जो होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, और राजतंत्र किसे कहते हैं? जहाँ पर यहाँ पर जनप्रतिनिधि नहीं होता है, जो राज परिवार के वंशज होते हैं। कौन? वंशज, वही जो है आगे जो है शासन करते रहते हैं। तो राजतंत्र वंशजों के ऊपर आधारित होता है, जबकि गणतंत्र किसके ऊपर आधारित होता है? जनता के चुने प्रतिनिधियों के ऊपर आधारित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
महाजनपद काल में धातु के सिक्कों का प्रचलन हुआ और व्यापार का विकास भी हुआ। तो कहीं कहीं पर प्रश्न पूछ देता है कि धातु के सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था। तो धातु के सिक्कों का जो प्रचलन हुआ था वो महाजनपद काल से ही हुआ था। सोने, चांदी आदि, तांबे आदि के जो धातु के सिक्के थे वो महाजनपद काल में ही अस्तित्व में आए थे। यहाँ पर आप कुछ धातु के सिक्कों की चित्र यहाँ पर देख रहे होंगे। और उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिक्के निकलते थे वो धातु के बने हुए नहीं थे, वो मिट्टी या सेल खड़ी या जिसको क्या कहते हैं चूने का पत्थर होता है सेल खड़ी, उससे जो है निर्मित होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग महाजनपद काल से धातु के सिक्के का प्रचलन हुआ, इस बिंदु को हम याद रख सकते हैं। गांव धीरे धीरे नगरों का रूप लेने लगे। गांव धीरे धीरे नगरों का रूप कैसे लेने लगे कि जिस क्षेत्र में किसी विशेष उद्योग का विकास होना शुरू हो गया, जैसे कहीं पर बहुत अच्छे कपड़े का व्यापार शुरू हो गया तो लोग अन्य जगहों से आकर भी वहां पर कपड़े के बुनने, काटने, सिलने आदि के कामों में जुड़ने लगे और इस तरीके से वह अपने क्षेत्र को छोड़कर उस विशेष स्थान पर आकर रहने लगे। तो गांव के स्थान पर वह एक बड़े नगर में परिवर्तित होने लगा। ठीक, तो इस तरीके से गांव में धीरे धीरे नगरों का विकास होने लगा। इनमें उज्जैन, पाटलिपुत्र, वैशाली महानगर कहलाते थे। इन्हीं दिनों स्वामी महावीर एवं भगवान बुद्ध हुए जिन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी। ठीक है, तो महाजनपद काल में ही स्वामी महावीर और भगवान बुद्ध का भी जो है वर्चस्व था। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए एक चित्र दिया हुआ है अशोक का स्तंभ जो कि सारनाथ में। अशोक क्या था? एक मौर्य सम्राट थे और पहले ऐसा माना जाता है कि यह बहुत ही रक्तपात करने वाले योद्धा थे, किंतु कलिंग की लड़ाई के पश्चात जो है इनका हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। और उसके बाद जो है इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भी जो है श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो बौद्ध धर्म के प्रचार में जो है अशोक का एक प्रमुख योगदान था और उसी का एक नमूना अशोक का स्तंभ सारनाथ में स्थित है। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। यहाँ देखिए क्या लिखा है, कालांतर में यूनान के राजा सिकंदर ने उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद मौर्य साम्राज्य बना। इसी वंश में सम्राट अशोक हुए जिन्होंने युद्ध के बदले धर्म एवं सद्व्यवहार के रास्ते पर चलकर लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश की। ठीक है, तो वो एकदम से सीधे ही धर्म एवं सद्व्यवहार के रास्ते पर नहीं चल रहे थे। पहले वे क्या थे? एक योद्धा थे और वो जो कलिंग की लड़ाई हुई थी उसमें भीषण रक्तपात को देखकर उनका हृदय परिवर्तित हो गया था और उन्होंने कहा कि युद्ध से जो है कोई फायदा नहीं है, लोगों को धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए और एक दूसरे के साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने अपनी प्रजा तक अपने विचार पहुंचाने के लिए पत्थर के खंभों एवं चट्टानों पर संदेश खुदवाए। तो यही जो है अशोक के जो संदेश हैं वो अशोक स्तंभ के रूप में सारनाथ में भी उपस्थित है। आगे देखते हैं, सम्राट अशोक के कई 100 साल बाद मगध राज्य में गुप्त वंश का शासन स्थापित हुआ। इस वंश के एक प्रमुख शासक समुद्रगुप्त थे। उन्होंने अपने राज्य विस्तार के लिए 2 प्रकार की नीतियां अपनाई। आर्यावर्त के राज्यों को हराकर अपने राज्य में मिला लिया तथा दक्षिण पथ के राजाओं को हराकर उनका राज्य उन्हें लौटा दिया। गुप्त वंश की समाप्ति के पश्चात कई छोटे छोटे राज्य बने। उनमें कन्नौज के राजा हर्षवर्धन प्रसिद्ध थे। उन दिनों छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दक्षिण कौशल कहा जाता था। ठीक है, तो महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो था वो किस नाम से प्रसिद्ध था? दक्षिण कौशल नाम से प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी श्रीपुर थी जो वर्तमान में सिरपुर के नाम से जानी जाती है। वहां के प्रसिद्ध राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन थे। पुरातात्विक एवं इतिहासकारों ने इस युग को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा है। सिरपुर में ईंट का बना हुआ प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर इसी समय का है। ये जो है महारानी वसटा के द्वारा निर्मित मंदिर है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है जो कि ईंटों से बना हुआ मंदिर है और कब का निर्मित है? ये महाजनपद काल से निर्मित है। सर्वधर्म संभाव तदयुगीन, ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ की विशेषता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने पिछली कक्षा की पुनरावृत्ति को देखा है
और अब हम चलिए आगे देखते हैं छोटे छोटे राज्यों का विकास, जो कक्षा 7 का पहला अध्याय है। तो छोटे छोटे राज्यों का जो विकास था वो कब से शुरू हुआ? सन 1650 ईस्वी से, और कब तक रहा? 1200 ईस्वी तक रहा। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं छोटे छोटे राज्यों का जो विकास था सन 650 ईस्वी से शुरू हुआ और सन 1200 ईस्वी तक रहा। सन 647 में राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। जो राजा हर्षवर्धन ने दक्षिणवर्ती जो राज्य थे उनको जीत कर और राज्य उन्हीं को लौटा दिया था, उनकी मृत्यु कब हो गई? 647 ईस्वी में हो गई। उनके बाद आने वाले 600 वर्षों तक भारत में कोई भी बड़ा राज्य नहीं बना और पूरे भारत में कई छोटे छोटे राज्य बन गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि संगठन नहीं था, और जहाँ पर भी थोड़ा शक्तिशाली कोई व्यक्ति अपना शक्तिशाली सेना आदि जुटा लेता था, वो क्या करता था? अपने क्षेत्र को एक अलग राज्य घोषित कर देता था। ये छोटे छोटे राज्य कहाँ से आए? इस समय के प्रमुख राजा कौन कौन थे? उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी? ये सभी बातें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सन 650 से 1200 ईस्वी के प्रमुख राजवंश। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं सिंधु नदी के क्षेत्र में कौन कौन से राजवंश थे? सिंधु नदी के क्षेत्र में कौन कौन से राजवंश थे? हिंदुशाही, पर्वगुप्त और दरद। ये देखिए, हिंदुशाही, कारमती राजवंश और पर्वगुप्त या दरद राजवंश। ये कौन सा क्षेत्र है? भारत का उत्तरी भाग है। भारत के उत्तरी भाग में हिंदुशाही, कारमती, पर्वगुप्त या दरद राज्य थे। इसके पश्चात तोमर वंश, सतलज नदी के किनारे पर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट, गढ़वाल, ये यमुना और गंगा नदी के किनारे थे। भोट्टर, कर्णाट, भौम, वैद्यदेव, चंद्रवर्म, पाल, ये सब ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे के राजवंश थे। ठीक है। मध्य भाग में चौहान, गुर्जर, कन्नौज, यदु, चंदेल, कलचुरी, सोमवंशी, सैन, गंग, हेहय आदि राजवंश थे। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी के किनारे परमार राजवंश, चालुक्य राजवंश, यादव आदि राजवंश थे। आगे देखते हैं। ठीक है, महानदी के किनारे हेहय, कलचुरी और गंग राजवंश थे। इसके अतिरिक्त छिंद नागवंश का भी शासन यहाँ पर था। गोदावरी नदी के तट पर शीलासर, राष्ट्रकूट, चालुक्य, काकाती, कृष्णा नदी के तट पर कदम्ब, तुंगभद्रा नदी के तट पर तेलुगुबोड़, बाण राजवंश और कावेरी नदी के तट पर थे कुलशेखर, बेलाल और पांड्य राजवंश। ठीक है, तो इस तरीके से जो भारत था वो 650 ईस्वी के आसपास बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे राजवंशों में बट गया था। ठीक है, और इनके एकता न होने का यह भी कारण था कि जो क्षेत्रीयता थी उसके आधार पर इनका खान पान, विचार और जीवन शैली अलग अलग थी। और राजा ऐसे व्यक्ति जो स्वयं में ज़्यादा समर्थ हो जाते थे और जिनकी सेना अपने लिए अलग से सेना एकत्र कर लेते थे, वो उस क्षेत्र में अपना शासन घोषित कर देते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मानचित्र 1.1 को ध्यान से देखें। इस काल में कितने सारे छोटे छोटे राजवंश बन गए हैं। इनमें अपने छत्तीसगढ़ क्षेत्र के राजवंशों को पहचान कर उनके नाम बताइए। तो आइए देखते हैं इस मानचित्र में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का राजवंश कौन कौन सा है। ठीक, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि हेहय, गंग, कलचुरी और छिंद नागवंश, ये सारे क्या थे? छत्तीसगढ़ क्षेत्र के राजवंश हैं। ठीक है, यहीं पर हमारा छत्तीसगढ़ है, तो यहीं पर क्या कहते हैं, जितने भी राजवंश पाए जाते थे, कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, ये चारों राजवंश छत्तीसगढ़ क्षेत्र के राजवंश थे। चलिए आगे देखते हैं। नए राजा और राजवंश कैसे बने? सन 650 के आसपास के प्राप्त शिलालेखों और ताम्रपत्रों से पता चलता है
कि इस समय भारत में कई शक्तिशाली राजा हुए जिन्होंने अपने आसपास के इलाकों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, लेकिन बाद में इन राजाओं के उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं हुए। एक बड़ा कारण ये था कि जो बड़े राज्य थे 650 के पहले, वो राजा तो बहुत शक्तिशाली थे किंतु उनके उत्तराधिकारी उन राज्यों के योग्य नहीं हुए, जिसके कारण उन बड़े राज्यों के सेनापति, प्रांत प्रमुख आदियों ने क्या किया, अपनी पृथक पृथक सेना बनाकर और अपने क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और स्वयं को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। स्वयं उनको राजा के अधीन स्वयं को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, उदाहरण के लिए पश्चिम भारत के एक राज्य में राष्ट्रकूट वंश का शासन था, जो पहले चालुक्य राजाओं के कर्मचारी थे। राष्ट्रकूट वंश क्या था? चालुक्य राजाओं के यहाँ काम करते थे, परंतु 8वीं सदी में उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाकर अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर दिया। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि किसी शक्तिशाली योद्धा ने अपने साथियों के साथ कमजोर कबीलों और बस्तियों पर आक्रमण कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। आगे चलकर उसने दूसरे इलाकों से ब्राह्मणों, व्यापारियों और किसानों को बुलाकर वहां बसाया और खुद को वहां का राजा घोषित कर लिया। तो ऐसे योद्धा जो शक्तिशाली होते थे वो दूर क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे कमजोर कबीले जिनको संरक्षण की आवश्यकता थी उनकी रक्षा करते थे और फिर उनके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते थे। उनसे कहते थे कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आप हमको अपना राजा मानिए। और वहाँ पर ब्राह्मण, व्यापारियों, किसानों आदि की कमी होने पर बाहर के क्षेत्र से कई राजा लोग क्या करते थे, अपने राज्य से किसानों, व्यापारियों, ब्राह्मणों को निष्कासित कर देते थे। तो ऐसे निष्कासित किसानों, व्यापारियों, ब्राह्मणों आदि को ये जो शक्तिशाली योद्धा थे वो अपने राज्य में बुलाते थे और वहाँ पर बसा लेते थे और इनका जो है राजा स्वयं को घोषित कर देते थे। उदाहरण के लिए राजस्थान में जोधपुर के पास घटियाल में मिले एक शिलालेख से पता चलता है कि इस क्षेत्र में प्रतिहार वंश के लोगों का शासन इसी तरह से स्थापित हुआ था। तो प्रतिहार वंश का शासन जो है इसी प्रकार स्थापित हुआ कि प्रतिहार जो है शक्तिशाली योद्धा थे और उन्होंने जो है कमजोर कबीलों और बस्तियों पर जो है अपना शासन स्थापित किया था। जबलपुर के निकट त्रिपुरी राज्य के कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है, तो कलचुरी छत्तीसगढ़ में किस प्रकार शासन किए थे? जबलपुर क्षेत्र से आकर शासन किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। राजा और राज्य बनने के कुछ और भी तरीके हैं, जैसे कुछ परिवारों ने जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर अधिकार कर लिया। उन जमीनों से अच्छी फसलें प्राप्त करने के लिए सिंचाई के नए नए साधन जैसे कुएं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाए। इससे फसल अच्छी होने लगी और वे संपन्न होने लगे। धीरे धीरे उन इलाकों के लोगों पर उनका दबदबा बढ़ता गया और लोग उनकी बातें मानने लगे। इन परिवारों ने अपने को श्रेष्ठ और ऊंचा सिद्ध करने के लिए अपने वंश का संबंध देवताओं और ऋषियों से जोड़ दिया। उदाहरण के लिए बंगाल के पाल वंश एवं मध्य भारत के कलचुली वंश का उत्थान कुछ इसी प्रकार हुआ था। ठीक है, तो बंगाल के क्षेत्र में जो पाल वंश था और मध्य भारत में कलचुली जो थे वो इसी प्रकार से उदित हुए थे। वह मूल रूप से पहले राजवंशी नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि अपने क्षेत्र में उन्होंने अच्छी खासी फसल उगाना शुरू कर दिया, बड़े से ज़मीन के टुकड़ों पर अधिकार कर लिया और जब वहाँ पर क्या कहते हैं उनका बहुत ज़्यादा धन धान्य से परिपूर्ण हो गए तो उनके इलाके में उनका दबदबा बढ़ गया, जिससे बाद में उन्होंने कहा कि हम जो है देवताओं और ऋषियों से संबंधित हैं और लोग उनका सम्मान करने लगे और उनको अपना राजा मानने लगे। तो ऐसे विभिन्न तरीकों से जो है छोटे छोटे राज्यों में भारत देश बंट गया। आज के वीडियो में बस इतना ही और अगले वीडियो में हम लोग आगे आपको बताएंगे ब्राह्मणों और भाटों की भूमिका राज्यों की निर्माण में। ठीक है।